हेलो बच्चों, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही हमारी +1 की यूनिट चल रही थी, फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक का नाम है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, तो आपके पास रिएक्शन इन सॉल्यूशन क्या कह रहा है, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उसकी क्या क्या कैलकुलेशन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो बेटा आपको मैंने इससे पहले भी आपने पढ़ लिया है इस यूनिट में, होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, होमोजीनियस मिक्सर पढ़ा है। उसी होमोजीनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है? होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर किसे बोला जाता था? जब दो या इससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस को मिलाओगे, यही था ना। क्योंकि मान लेते एक ए को एक बी से मिलाया तो इनके अंदर नो रिएक्शन होनी चाहिए, तो इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो मिक्सर बनेगा। और मिक्सर आगे दो टाइप का आपने पढ़ा था, एक होमोजीनियस मिक्सर पढ़ा था और दूसरा कौन सा पढ़ा था? हेट्रोजीनियस पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? होमोजीनियस जिसकी कंपोजिशन सेम हो, जिसकी कंपोजिशन क्या हो? सेम हो, उसी को हम क्या है? जिसकी कंपोजिशन सेम है। जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट है वो हेट्रोजीनियस। और ये सेम कंपोजिशन वाला जो होमोजीनियस मिक्सर है, इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। ये आपके पास सॉल्यूशन जो है +2 की सेकंड यूनिट है बेटा। अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपका सेम एज इट इज +2 की सेकंड यूनिट का 50% पार्ट यहां पे पढ़ रहे हो, वो एज इट इज आप +2 में पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे टीचर आपको कह देते हैं भी आपने +1 में पढ़ा था, हम नहीं कराएंगे। और यहां से बेटा +2 के पेपर में एक क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। तो एज इट इज है बेटा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप +2 के एक बार बुक उठा के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है उसको आप देख सकते हो। एज इट इज है जो अब मैं करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं +1 +2 का बेस है। आपको 40% सिलेबस यहां पे कवर हो जाता है +2 का। तो यहां पे हम क्या करें? होमोजीनियस मिक्सर। और होमोजीनियस मिक्सर कब बनता है? जब दो या इससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस को मिलाओगे। मान लेते हैं मैं मिला देता H2 + Cl2 को, आप कह दो सर इनके मिलने से मिक्सर नहीं बन सकता। बेटा इनमें रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा? HCl। और अगर इनके बीच में रिएक्शन हो गई तो अब ये क्या है? आपका मिक्सर नहीं रहा, ये कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड। तो नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस को मिलाओगे तब होमोजीनियस मिक्सर, और उस होमोजीनियस मिक्सर को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन नाम देते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्या है? सॉल्यूशन को हमें पता चल गया भी ये सॉल्यूशन है। आगे क्या कह रहा है? होमोजीनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा। मतलब ये किन किन चीजों से मिलके बना होता है? 2 से मिलके बनता है। एक को हम बोलते हैं सोलवेंट और दूसरे को बोलाता है सोल्यूट। एक को क्या बोलते हैं? सोलवेंट, दूसरे को क्या बोलाता है? सोल्यूट। सोलवेंट को A से डिनोट करते हैं, सोल्यूट को किससे डिनोट किया जाता है? B से डिनोट किया जाता है। सोलवेंट को A से, सोल्यूट को किससे डिनोट किया जाता है? B से डिनोट किया जाता है। अब सोलवेंट A है, सोल्यूट B है, आप अच्छे से याद रख लेना, जहां पे B वर्ड मिल जाए उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, A वर्ड सोलवेंट। वैसे आपकी इच्छा से भी आप कोई नाम दे सकते हो, लेकिन बेटर यही रहेगा बेटा। हो गए अब आपके पास। अब सॉल्वेंट क्या होता है उससे पहले मैं एक आपको बात बता देता हूं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक होता है, इट इज ओनली वन। इट इज ओनली वन इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये एक होता है बेटा। कितना होता है? एक होता है, लेकिन ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये एक से ज्यादा हो सकते हैं सॉल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट एक होता है बेटा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूट क्या है? मोर देन वन हो सकते हैं। अब सॉल्वेंट किसे बोला जाता है? ये सुनिएगा, जो भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। component which is present in large amount in a solution that is known as solvent। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे solvent, और जो लो अमाउंट में प्रेजेंट है
उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, सोल्यूट नाम दिया जाता है। तो आप डेफिनेशन डाल सकते हो, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट, और सोल्यूट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट कॉल्ड सोल्यूट। जो लो अमाउंट में होगा सोल्यूट, लार्ज अमाउंट में होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, सोल्वेंट नाम दिया जाता है। अरे एक एग्जांपल दूं, घर पे चाय बनाते हो या फिर क्या बनाते हो आप, नींबू पानी बनाते हो, लेमन वाटर बनाते हो ना गर्मी के दिनों में, क्या क्या करते हो आप, लेमन वाटर में सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, वाटर की। तो ये तो क्या हो गया आपका सोल्वेंट, एक ही होता है सोल्वेंट, बता दिया। अब देखो लेमन वाटर में और क्या डालते हो, लेमन ही डालते हैं, लेमन का जूस डालते हैं, नींबू नहीं डालते। दूसरा शुगर डालते हैं। थर्ड NaCl नमक डाला जाता है, और भी कुछ डाल सकते हो अगर अच्छा कोई मसाला हो तो। ये सब क्या हो गए, देखो 3 हो गए, ये सब सोल्यूट है क्योंकि इनकी बहुत कम अमाउंट डलती है। जो तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डलते हैं उन्हें हम सोल्यूट बोलते हैं। वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मिक्सर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या होना चाहिए, अब लेमन जूस जो आप नींबू पानी बनाते हो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सर। कैसे पता चला, अरे आपने इकट्ठा 2 लीटर बना लिया, उसको 5 कैंडिडेट को आपने अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, तो फिर कैसा होगा, सभी में टेस्ट सेम होगा या अलग अलग होगा, अरे सभी में टेस्ट सेम है। क्यों है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन सेम है, उसके अंदर जो हमने कंपोनेंट डाले वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं ऑयल और वाटर को मिला दूं, ऑयल प्लस वाटर, क्या अच्छे से मिक्स होंगे, नहीं होंगे। तो इनकी डिफरेंट कंपोजिशन है, और ये डिफरेंट कंपोजिशन अगर है तो इसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है, हेट्रो। इसलिए कह रहा हूं होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। सोल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है पता चल गया बेटा। जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, सोल्वेंट नाम दिया जाता है। ये आपके पास था बेटा सॉल्यूशन के कंपोनेंट, हटा दो इनको भी। अब आगे चलते जाइएगा, एक एक करके देखते जाइएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया है। तो आगे हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कितने टाइप है। अगर हम सॉल्यूशन के टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन के टाइप देखोगे बेटा, तो सॉल्यूशन जो होता है आपका वो 2 टाइप का होता है। कौन सा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ये जरूर डाल लेना भी, किस बेस पे, हम सॉल्वेंट के बेस पे हमने क्या किया है, सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। ये 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, दूसरे को बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस है, दूसरा कौन सा है, नॉन एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर H2O एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी कि वाटर आपका किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। वो सब सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट का काम करते हैं उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन नाम दिया जाता है, जिनके अंदर भी वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। आप इस अर्थ पे देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन 90% सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। इसलिए उन सब सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और इसलिए आपके पास एक और बनता है जो आपका H2O है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या मतलब है, जो सबसे बड़े स्तर पर सबसे ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट का काम कौन सा सब्सटेंस करता है, वाटर करता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट नाम दिया जाता है। अब आप नॉन एक्वस समझ गए होंगे, वाटर को छोड़कर कोई अदर सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट का काम कर रहा तो उसे हम क्या नाम देंगे, नॉन एक्वस। व्हेन अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर, अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर एक्ट एज सोलवेंट, एक्ट एज सोलवेंट। जैसे कि CCl4 है, ये भी सोलवेंट है बेटा। CS2 है, ये भी सोलवेंट है। ईथर है, ये भी सोलवेंट का काम कर लेता है। बेंजीन है, ये भी सोलवेंट का काम कर लेता है। तो ये अगर सोलवेंट में है CCl4, यानी कि वाटर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कंपोनेंट अगर सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं तो उसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं।
इनको, क्या लिखोगे आप, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्वस सॉल्यूशन नॉन एक्वस भी आपको पता चल गया है, नोट डाउन कर लिया, कर दो रफ। अब आगे बढ़िएगा, आगे आपके पास क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे रिएक्शन इन सॉल्यूशन के टॉपिक में, जो बहुत ज्यादा जरूरी था, अब वहां पे पहुंच चुके हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता चल गया सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, सोलवेंट होता है। दूसरा क्या होता है, सोलवेंट। ये लार्ज अमाउंट में बताया था, ये किस में बताया था, लो अमाउंट में बताया था। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के अमाउंट को, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोलवेंट, प्रेजेंट इन गिवन सोलवेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट की कितनी अमाउंट डाली है, उसे हम नाम देते हैं बेटा कंसंट्रेशन। क्या नाम दिया जाता है, कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्वेंट, आप ये डालो या फिर डालो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट आपने सोल्यूट की डाली है, उसे भी हम क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन। क्या नाम दिया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन नाम देते हैं। तो आपको अमाउंट देखनी है सोल्यूट की, किसके अंदर, या तो सॉल्वेंट के अंदर देखो या सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसे हम क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन नाम दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अमाउंट जो आपकी है सोल्यूट की है, इसको आप किस में लोगे, सोल्यूट की अमाउंट को हम ग्राम में ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं, ग्राम में। सोल्यूट की अमाउंट को हम मोल्स में भी ले सकते हैं। किस में, मोल्स। मोल्स बनाना सिखा रखे हैं मैंने तुम्हें, ग्राम में ले सकते हैं, मोल्स में ले सकते हैं। और सोल्यूट की अमाउंट को आप परसेंटेज में भी ले सकते हो। किस में ले सकते हो, परसेंटेज में भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास था भाई, सोल्यूट की अमाउंट को आप कहां कहां पे ले सकते हो, तो सोल्यूट की अमाउंट को हम ग्राम में ले सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को हम मोल्स में ले सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को हम परसेंटेज में ले सकते हैं। तो इसी सोल्यूट की अमाउंट या तो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितनी है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। अब क्या है, ग्राम में लोगे, मोल में लोगे या परसेंटेज में लोगे, तो उस बेस पे इनको अलग अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इनको अलग अलग नाम से ही पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं डिफरेंट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ग्राम में अगर अमाउंट लोगे सोल्यूट की तो कोई अदर नाम होगा, मोल्स में लोगे तो कोई अलग नाम होगा, परसेंटेज में लोगे तो कोई अलग नाम है। उसी बेस पे इनके नाम रख दिए, तो आगे लिखोगे आप डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, जिसमें सबसे पहली टर्म है मास परसेंटेज। कौन सी टर्म है, मास परसेंटेज है पहली टर्म। तो इसको अब हम देखते हैं मास परसेंटेज को। तो देखिएगा बेटा, मास परसेंटेज क्या होती है। तो मास परसेंटेज को देख रही हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की फर्स्ट टर्म है। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें, क्या करें, मास परसेंटेज की बात करें, तो ये क्या करें, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, उसका टोटल मास लेंगे। क्या लोगे, उसका टोटल मास लोगे। उस टोटल मास को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। कितने पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। किस में डिवाइड कर लोगे, 100 इक्वल पार्ट्स। मान लेते हैं मैंने पास सोल्यूट लिया मैंने 100 ग्राम, कितना ले लिया, 100 ग्राम। सोलवेंट लिया मैंने 900 ग्राम, कितना ले लिया, 900 ग्राम। हो गया, दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का मास कितना हो गया, 1000 ग्राम। कितना हो गया, 1000 ग्राम। अब मैंने क्या किया, इस 1000 ग्राम के 100 इससे कर दिए 100 पार्ट। एक पार्ट कितने ग्राम का बेटा बनेगा, अगर आपको नहीं करने आते तो आप ऐसे कर लो, 1000 ग्राम के 100 पार्ट करने, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। कितने ग्राम का, एक पार्ट 10 ग्राम का बन गया। कितने ग्राम का बन गया, 10 ग्राम का। तो हमने 100 पार्ट्स जब किए तो उनमें से
सोल्यूट के जितने पार्ट्स बनेंगे वो होती है सोल्यूट की मास परसेंटेज। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक पार्ट 10 ग्राम का है और सोल्यूट का वेट कितना है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में कितने पार्ट्स बनेंगे? अरे एक पार्ट जब 10 ग्राम का है तो सोल्यूट के 100 ग्राम में, यानी कि जो सोल्यूट का 100 ग्राम है उसमें कितने पार्ट्स बन जाएंगे? एक पार्ट 10 ग्राम का तो 10 से डिवाइड कर दो, कितने पार्ट्स बन जाएंगे? 10 पार्ट। इसका मतलब सोल्यूट की मास परसेंटेज कितनी है? इसका मतलब ये है सोल्यूट की मास परसेंटेज 10 है। कितनी है बेटा? तो आप क्या करो, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो सोल्यूशन के मास को। सोल्यूशन के मास को जब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसमें जितने पार्ट सोल्यूट के बनेंगे वही सोल्यूट की मास परसेंटेज होगी। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? फिर परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या है? डेफिनेशन के लिए बता रहा हूं ये सब कुछ। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब ये हो गया, अब इसका मतलब पता क्या हो गया? सॉल्यूशन का वेट, परसेंटेज का मतलब है अब हमने सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम बना लिया। कितना हो गया? परसेंटेज का मतलब ये हो गया, जो ये सॉल्यूशन आपका 1000 ग्राम था ना, अब हमने 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग नहीं, अब हमने इस 1000 ग्राम को 100 में चेंज कर लिया। मतलब अगर अब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा तो उसमें सोल्यूट का मास कितना होगा बेटा? 10% का मतलब 10 ग्राम होगा। इसलिए परसेंटेज में चेंज करने का मतलब होता है हमने जो अमाउंट थी उसको 100 में चेंज कर लिया। अब देखो सॉल्यूशन आपका 1000 ग्राम था, लेकिन मैंने इसको किस में चेंज कर लिया? परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब यह है अगर मेरे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें आपका जो सोल्यूट है वो कितना? 10 ग्राम। अरे सीधी सी बात है, जब 1000 ग्राम था आपका सॉल्यूशन तो उसमें सोल्यूट कितना था? 100 ग्राम। अगर मैं इसको, अगर सॉल्यूशन को ही 100 ग्राम कर दूंगा तो सोल्यूट का वेट कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। तो परसेंटेज में चेंज करने का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग डालना। कैसे? एक और देखिएगा, जैसे कि आपके 500 नंबर के पेपर है, टोटल मार्क्स कितने हैं? 500। उसमें से आपने ऑब्टेन किए कितने लिए? 400, यही लिए। आप इसकी परसेंटेज बनाते हो कैसे? जो ऑब्टेन किए वो डिवाइड में टोटल और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हो? 100 से। तो आपकी कितनी परसेंट आई? 80%। ये क्या मतलब होता है? आज तक समझा तुमने? इसका मतलब ये होता है अब आपके टोटल पेपर 500 नंबर के नहीं है, ये करा अगर आपके टोटल पेपर 100 के होते, अगर आपका टोटल पेपर 100 का होता तो उसमें से आपको कितने नंबर मिले हैं? 80 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 80 नंबर मिले हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने का मतलब ये होता है हमारे पास जो कुछ था उसको हमने 100 में चेंज कर लिया। हमारे पास पहले टोटल मार्क्स 500 थे, अब हम उसको किसी को भी बता रहे हैं, हम कह देते हैं 80%। 80% का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब 100 में से हमने कितने लिए? 80 लिए। कितने लिए बेटा? 80 लिए। वैसे ये है मास परसेंटेज का मतलब है हमने सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम कर दिया, उसमें सोल्यूट की जो मास परसेंटेज है वो सोल्यूट का मास हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसलिए पहले आप डेफिनेशन लिखो मास परसेंटेज की। इसको W बाय W से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? इसका फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। फॉर्मूला वैसे आपको आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताता ना बेटा, कब का आप सोल्व कर देते, लेकिन पहले समझना भी तो जरूरी है। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, जितने पार्ट सोल्यूट के बनेंगे, यही बता था ना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट व्हेन द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड, व्हेन द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स, when the solution is divided in 100 equal parts by mass। जब हमने सॉल्यूशन के 100 पार्ट बनाए इक्वल मास के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके मास लिया और उसके 100 पार्ट बनाए, उसमें जितने सोल्यूट के पार्ट थे दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट व्हेन solution is divided into 100 equal parts by mass कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बोलाता है। अब आप देखिएगा, ये कह रहा है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं इस बार मेरे पास क्या किया? 40 ग्राम सोल्यूट ले लिया। क्या लिया बेटा हमने? 40 ग्राम सोल्यूट। 40 ग्राम मैंने सोल्यूट लिया, इसके अंदर मैंने 160 ग्राम सोलवेंट मिला दिया। क्या मिला दिया? 160 ग्राम सोलवेंट, दोनों को मिला दिया। सॉल्यूशन कितना हो गया? सॉल्यूशन का वेट
200 ग्राम। हो गया या नहीं हो गया? अब इसके 100 पार्ट्स करो, 1 पार्ट कितने का बनेगा? अरे 200 ग्राम के 100 पार्ट करोगे तो एक पार्ट कितने ग्राम का बनेगा? 2 ग्राम का। बन गया या नहीं बन गया? एक पार्ट 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम का मतलब 1%। अब 40 ग्राम में कितने पार्ट बनेंगे? मुझे सॉल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी, तो 40 ग्राम में कितने पार्ट बनेंगे? 40 डिवाइड में 2, क्योंकि 2 ग्राम का एक पार्ट है तो कितने पार्ट्स बने? 20 पार्ट। इसका मतलब सॉल्यूट की मास परसेंटेज कितनी है? 20। अब इस 20% का मतलब समझो क्या है? इस 20% का मतलब यह है जब हम सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम कर देंगे। इस 20% का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है जब हम सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम कर देंगे तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना होगा बेटा? 20 ग्राम। कितना होगा? 20 ग्राम। इसका मतलब ये होता है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो यहां से चेक कर सकते हो। कैसे? अपने माइंड ऑफ सेंस को यूज करके देखो, 200 ग्राम जब सॉल्यूशन था तो सॉल्यूट कितना था? 40 ग्राम। अगर मैंने सॉल्यूशन आधा कर दिया 100 ग्राम तो सॉल्यूट भी आधा हो जाएगा। सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। हो गया या नहीं हो गया? अरे हमने परसेंटेज का मतलब समझ आया या नहीं आया? हम उन सब चीजों को 100 में चेंज कर लेते हैं। अगर वो ग्राम है तो ग्राम, किलोग्राम है तो किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। उसमें फिर सॉल्यूट की मास परसेंटेज का मतलब सॉल्यूट के ग्राम। अगर मैं सॉल्वेंट की मास परसेंटेज, जैसे अब सॉल्वेंट की निकाल लियो, अरे एक पार्ट 2 ग्राम का है तो 160 ग्राम में कितने पार्ट बन गए? 80 पार्ट्स, यानी कि 80%। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, इसका मतलब सॉल्वेंट कितना है इसके अंदर? 80 ग्राम है। यानी कि जब आप सॉल्यूशन 100 ग्राम लोगे तो उसमें सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? 80 ग्राम होगा। कितना होगा? 80 ग्राम। यहां से भी चेक कर सकते हो, 200 ग्राम में 160 ग्राम था तो 100 ग्राम में आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया? अब इसका आप फॉर्मूले से भी निकाल लो, चाहे फॉर्मूला बता देता हूं। क्या फॉर्मूला बनता है? देखिएगा फॉर्मूला, आप मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बना रहा हूं मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू किसका निकालना? सॉल्यूट की मास परसेंटेज। तो आएगा सॉल्यूट वेट डिवाइड में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई करना होता है बेटा 100 से। यही पढ़ते आ रहे हो ना आज तक आप? यही तो फॉर्मूला होता है। अब सॉल्यूट के वेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? अरे मैंने बताया था सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं बेटा? सॉल्यूट को बी से। तो इस सॉल्यूट का जो वेट होगा उसको किससे डिनोट करूंगा? WB से। किससे डिनोट करूंगा? WB से। ए को क्या है? सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? WA। क्या हो जाएगा? WA। दोनों को जोड़ दूं, WA प्लस WB, तो सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, ये किसका वेट बन जाएगा? सॉल्यूशन का वेट। इसलिए मास परसेंटेज को, अगर आप मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको आप सॉल्यूट का मतलब B की मास परसेंटेज अगर आप सिंबल में लिखोगे तो ऊपर सॉल्यूट का वेट क्या है? WB डिवाइड में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा WA प्लस WB, और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं बेटा? 100 से। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? ये था मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अब एक कीजिएगा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, मास परसेंटेज के ऊपर। हटा दो इन सबको। अब ये W/W का मतलब क्या है? इसका और मतलब समझ लो साथ साथ। देखो फॉर्मूले में देखो, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। नीचे वाला जो W है वो ये बता रहा है, ऊपर वाला W ये बता रहा है। तो नीचे वाला W पुकार के कह रहा है कि ये सॉल्यूशन का वेट है। किसका है? तो ये नीचे वाला W क्या बता रहा है? सॉल्यूशन वेट बता रहा है। हो गया बेटा? अब आगे बढ़िएगा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या हमारे पास ये कह रहा है, ए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ए 2 ग्राम लिया, ये सॉरी बी हमारे पास कोई सबस्टांस है वो 2 ग्राम लिया, उसको 16 ग्राम वाटर में मिला दिया। किसके अंदर मिला दिया? 16 ग्राम वाटर के अंदर, और इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बना दिया? सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बी। किसकी मास परसेंटेज निकालनी? बी की। हो गया। सबसे पहले बी की मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? अभी तो फॉर्मूला बताया था, ऊपर रखोगे वेट ऑफ बी, जिसकी मास परसेंटेज निकालनी उसका वेट ऊपर, डिवाइड में टोटल वेट, और मल्टीप्लाई कितने से करना? 100। निकाल दो फिर। वेट ऑफ बी 2 डिवाइड में टोटल वेट, इसका प्लस इसका दोनों का मिला के कितना हो गया? 18, और मल्टीप्लाई 100। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं है? परसेंटेज हो गया। ऐसे निकालते हैं बेटा मास परसेंटेज। कर दो इसको साफ। लेकिन मास परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक न्यूमेरिकल और बनता है, उसका मतलब आपको निकालना। मान लेते हैं मेरे पास दे 15% KOH सॉल्यूशन,
इसका मतलब क्या है, बाई मास लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? बाई मास का मतलब है मास परसेंटेज, या इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा W/W। क्या मतलब है? इसका मतलब ये मास परसेंट है, और परसेंटेज का मतलब अभी अभी बता चुका हूं, सॉल्यूशन का मास हमने कितना कर लिया है, सॉल्यूशन का मास हमने 100 ग्राम कर लिया। कितना कर लिया? 100 ग्राम। और ये सोल्यूट की मास परसेंटेज है, और सोल्यूट आपका कौन है? यहाँ पे सोल्यूट आपका KOH है, और उसका मास कितना है? 100 ग्राम। जब सोल्यूशन का मास होगा तो सोल्यूट का मास कितना बेटा? 15 ग्राम। अरे ये मैं 3-4 बार बता चुका हूं, समझ में आया ही नहीं आया? ये पहली टर्म थी बेटा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है? सेकंड टर्म कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। सेकंड टर्म क्या है वो देखिए। सेकंड टर्म है बेटा मोल फ्रैक्शन। सेकंड क्या है? मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन देखिएगा, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है मोल फ्रैक्शन? यही कह रहा है। मोल फ्रैक्शन को देखो, मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन को देख लीजिएगा आप। मोल फ्रैक्शन क्या कह रहा है बेटा? मोल फ्रैक्शन के बारे में सुनते जाइएगा एक एक चीज। सबसे पहले ए क्या है आपका? सॉल्वेंट। बी आपका क्या है? सोल्यूट। यही है। WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। WB वेट ऑफ सोल्यूट। इतना पूछना है बेटा। अब एक नई चीज और बताने जा रहा हूं। MA, इसका मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बता रहा हूं, पीछे से बताता आ रहा हूं, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। बताया था या नहीं बताया था? MB का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक एक चीज लिखो, अच्छे से लिखो, ध्यान से लिखो, समझ के लिखो। बताया था या नहीं बताया था? उसके बाद आप एक और लिखोगे NA। N होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। A का मतलब सॉल्वेंट के। फिर NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? एक एक मैंने सिंबल लिखे और कुछ नहीं किया। फिर Na प्लस NB, क्योंकि N होता नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को जोड़ दोगे, सोल्वेंट के मोल्स प्लस में सोल्यूट के मोल्स, तो क्या बन गए? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बन गया बेटा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बन गया आपके पास। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इतना पूछना भी कुछ इसमें। ये आपके पास थे डिफरेंट डिफरेंट के नाम और इनके सिंबल, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये सब आपको क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मोल फ्रैक्शन देखिए। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय X। मैं लिख देता हूं XB। क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लिख लीजिएगा क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका? मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट के निकालने तो सोल्यूट के मोल्स NB, ये रहे, डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस NB। दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट निकालने हो X से तो क्या करोगे? मोल्स ऑफ A Na, यही होगा, डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड में क्या करोगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास था बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है? तो ये आपको मोल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का पता चल गया बेटा। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज द रेशो। क्या है? इट इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले लो या मोल्स ऑफ सोल्वेंट ले लो। इट इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्वेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। और इनकी रेशो कैसे बनी? जब हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया उसको किससे डिवाइड कर दिया? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इट इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने किससे डिवाइड किया है? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। इनको हम बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। तो समझ में आ गया है? नहीं आ गया इतना? तो ये थे बेटा मोल फ्रैक्शन। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन का पता चल गया। आगे हमारे पास है मोल फ्रैक्शन की यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या है? अरे ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स,
मोल से मोल कैंसिल, इसलिए इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्या है? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, इसलिए नो यूनिट, इट हैव नो यूनिट। और एक और क्वेश्चन ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? एक आएगा। कैसे आया? अरे किसी का भी फ्रैक्शन देखो, सोल्यूट के मोल्स का फ्रैक्शन, सोल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन, तो क्या है? फ्रैक्शन हमेशा किसी का भी है, जैसे आप पढ़ते हो ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी की भी कितनी होती है? 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होता है? 1 होता है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बेटा देखिए, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल कैसे करोगे? वैसे मैं इसका फॉर्मूला सब कुछ आपको पता हो गया होगा। क्या क्या बताया मैंने? एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 बता दिया। एक्स ए का फॉर्मूला भी मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही बताया है। एक्स बी मैंने क्या बताया तुम्हें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूले। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, ये करा 20% इथाइलिन ग्लाइकोल एक्वस सॉल्यूशन, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल एक्वस सॉल्यूशन बाय मास, एक्वस सॉल्यूशन बाय मास। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। के आपको क्या कैलकुलेट करने हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, तो देखते जाइएगा आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले क्या करना आपको? 20% ये क्या दिया हुआ? बाय मास, यानी कि मास परसेंटेज दी हुई है। कितनी दी हुई है? मास परसेंटेज हमेशा सोल्यूट की दी जाती है। सोल्यूट कौन है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। कितनी दी हुई है बेटा? 20 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 20%। और इस परसेंटेज का मतलब मैं बता चुका हूं, अगर मास परसेंटेज गिवन है मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मानना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना मानना पड़ेगा? 100 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? मास ऑफ सोल्यूट यानी कि जिसको मैंने तुम्हें बताया था, किससे लिखोगे? WB से लिखोगे। कितना हो गया? ये दिया हुआ 20 ग्राम। इस 20% का मतलब बताया था ना, ये 20 ग्राम सोल्यूट है। अब आपके पास मास ऑफ सोलवेंट कितना हो गया बेटा? मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट कौन है यहां पे? जब आपका एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर क्या है? सोलवेंट है। उसके मास को मैंने बताया था किससे लिखते हैं? WA से। कैसे रह गया? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दो तो 80 ग्राम आपके पास क्या रह गया बेटा? सोलवेंट मास। क्या रह गया? सोलवेंट मास। अब देखते जाइएगा आपको क्या क्या चाहिए। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला देखिए बेटा, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2 और यहां पे क्या होते हैं? OH। ये आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकोल। इस इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको यूज करना है। और क्या है? ये सोल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन बनाना है। अगर ये सोल्यूट है तो इसको किससे डिनोट करोगे? B से। इसके आपको सोल्यूट मोल फ्रैक्शन बनाने। तो पहले मुझे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के बनाने, तो मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब NB। NB कैसे निकलता है? बताया तो था फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट तो ये रहा, इसका मोलर मास और यहीं पे लिख देता हूं बेटा, यहां से कैलकुलेट कर लेना। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 62। ये कैसे आया? मैंने इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया बेटा? जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे ना, सब कुछ याद हो जाएगा। मैंने ये न्यूमेरिकल 500, 700, 1000 टाइम्स किए, तब मेरे को ये इजीली पता भी कैसे होंगे। तो यहां पे मोलर मास कितना है? 62। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या करूं? इसका मोलर मास। बोलो बेटा इतना समझ आया ही नहीं आया? अब सेकंड चलिए, वेट मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना? सोलवेंट कौन है? वाटर। वाटर का मोलर मास मतलब Ma कितना होता है बेटा? 18। इसके भी मोल्स बना लेता हूं। इसके मोल्स बनाने का फॉर्मूला क्या? Na। इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना? सोलवेंट कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम डिवाइड में इसका मोलर मास कितना? 18। तो आपके पास Na आ गया, NB आ गया, दो चीजें आ गई। अब आपको निकालना क्या है? XB कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर दिए। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट यहां पे कौन? आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिएगा XB क्या है? NB। NB कहां पे? ये रहा
20 डिवाइड में 62 और इसके डिवाइड में क्या आएगा बेटा Na प्लस एनबी, Na कहां पे ये रहा 80 डिवाइड में 18 प्लस एनबी ये रहा 20 डिवाइड 62, ये आएगा बेटा आपके पास क्या आ गया ये XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। बोलो इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से फास्टली रिकवर करवाता हूं। इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% सॉल्यूशन था, ये मास परसेंटेज है, ये लिखा हुआ बाई मास। एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट है और इथाइलिन ग्लाइकोल आपका क्या है सॉल्यूट। मास परसेंटेज का मैंने मतलब बता रखा है, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, उसमें से 20 ग्राम सॉल्यूट है, 80 ग्राम क्या रह गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल्स बनाए, सॉल्यूट का मोलर मास इससे कैलकुलेट कर लिया, तो इसका वेट डिवाइड में इसका मोलर मास, वेट कितना है 20 डिवाइड मोलर मास। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट 80 डिवाइड में इसका मोलर मास 18, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या करोगे XB का फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये कर दिया बेटा। ये थे मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और पेश करता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा अपनी नोटबुक में, अपनी फेयर कॉपी में। हटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको थोड़ा सा स्लो लिखते हो तो। अब आगे चलते जाइएगा, आगे हमारे पास क्या है, एक और है, ये कह रहा है 30 ग्राम KOH डिजोल्ड इन 330 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH एंड वाटर। दोनों के निकालने बेटा, आपको वाटर का भी निकालना है, KOH का भी निकालना है। हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने। आपके पास 30 ग्राम KOH है, उसको हमने 330 ग्राम वाटर में मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो KOH है और जो H2 है उसके मोल फ्रैक्शन आपको क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं बेटा। अब मैं यहाँ पे KOH लो अमाउंट में है, तो ये मेरा क्या है सॉल्यूट, किससे डिनोट करूंगा B से। ये ज्यादा अमाउंट में है वाटर, तो ये क्या है सॉल्वेंट, इसको किससे डिनोट करूंगा A से। सॉल्यूट के वेट को मैं क्या लिखूंगा WB, क्या लिखेंगे WB, कितना है 30 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास क्या लिखूंगा MB, कैलकुलेट कर लो। पोटासियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कैलकुलेट करोगे तो आएगा बेटा 56। इसके मोलर मास, इसके मोल्स भी बना लूं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है NB इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट कितना है 30 डिवाइड में मोलर मास कितना है 56। हो गया, ये एक काम हो गया। ये सॉल्यूट के लिए सब कुछ था। अब सॉल्वेंट के लिए देखिएगा, सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट का वेट WA कितना दिया हुआ है 330 ग्राम। सॉल्वेंट का मोलर मास, वाटर है, वाटर का कितना होता है बेटा 18। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 330 डिवाइड में कितना कर दोगे 18। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको क्या करनी है मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले XB निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है NB डिवाइड में Na प्लस NB। रख दो सारी क्वांटिटी आपके पास है, तो NB ये रहा कितना है 30 डिवाइड 56 डिवाइड में Na ये रहा 330 डिवाइड में 18 प्लस ये रहा NB 30 डिवाइड 56। हो गया या नहीं हो गया बेटा। इसी तरीके से आप XA भी निकाल सकते हो। XA को निकालने के दो फॉर्मूले हैं बेटा, या तो आप एक में से XB को माइनस कर दो। अब आप पूछोगे सर एक में से क्यों माइनस किया, अरे बताया तो था आपको XA प्लस XB कितना होता है 1, बताया था या नहीं बताया था। अगर मुझे XA निकालना तो XB को इधर ले जाऊंगा माइनस कर दो। एक तो तरीका ये है, दूसरा आपको फॉर्मूला पता है XA का, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये आपके पास था बेटा मोल फ्रैक्शन पे एक और न्यूमेरिकल। अरे बोलो कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो बेटा। तो ये था आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एक बार मोल फ्रैक्शन आपको आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चले बेटा आगे, फिर आगे अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की सेकंड टर्म आपकी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड टर्म की तरफ बढ़िएगा। थर्ड टर्म हमारी क्या है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, थर्ड टर्म हमारे पास है मोलैलिटी। क्या है बेटा
मोलैलिटी। थर्ड टर्म हमारे पास है मोलैलिटी है बेटा, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है मोलैलिटी को। अब आपके पास क्या है, जब हम स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं तो होता क्या है बेटा ये। अब की बार हम क्या करें, पहले इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। ये कह रहा हमारे पास 1 किलोग्राम सोलवेंट है। कितना है? 1 किलोग्राम सोलवेंट अगर हम लेते हैं, आप 2 किलोग्राम भी ले सकते हो, 3 भी, लेकिन ये कह रहा है जब हम 1 किलोग्राम सोलवेंट लेते हैं तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम या 1 किलोग्राम सोलवेंट, दैट इज नोन एज मोलैलिटी। क्या मतलब है? मान लेते हैं आपको कोई कह दे, क्या कह दे? आपको कोई कह देता है आपको 4 किलोग्राम मिल्क के अंदर शुगर मिलानी है और इतनी मिलानी है ताकि ये ज्यादा मीठा भी ना हो, ज्यादा फीका भी ना रहे, पीने लायक बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कह देता हूं भाई, हम तो क्या करते हैं, मैं जो पीता हूं उसके अंदर मैं 1 किलोग्राम में 50 ग्राम शुगर मिलाता हूं और ऐसा करके आप मेरे पास 4 किलोग्राम दूध तैयार करके ले आओ। तो आप क्या करोगे? अरे मैंने बताया जब 1 किलोग्राम में 50, मैंने तो तुम्हें स्टैंडर्ड बता दिया भी 1 किलोग्राम में 50 ग्राम शुगर मिलानी है, तो 4 किलो में तुम खुद कैलकुलेट कर लोगे 4 किलो में कितनी हो जाएगी। 1 किलो में 50 ग्राम है तो 4 किलो में कितनी हो जाएगी? 200 ग्राम। तो आपने खुद ने कैलकुलेट किया। वैसे ही मोलैलिटी है, 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल्स है वो हम स्टैंडर्ड बताएंगे भी, हम ये बता देते हैं इतने में इतने हैं। उसके बाद आप 2 किलोग्राम बनाओ, 4 किलोग्राम सोलवेंट में मिलाओ, 5 किलोग्राम में बनाओ, लेकिन आपको बताना यही पड़ेगा भी हमने 1 किलोग्राम के अंदर इतने मोल्स हैं। उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? मोलैलिटी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मोलैलिटी। ध्यान से सुनो, क्या लेने हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट। तो आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in per kilogram solvent, present in per kilogram solvent। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? स्मॉल एम से मैं बता चुका हूं। अब इसकी फॉर्मूला देखिएगा मोलैलिटी का क्या है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेफिनेशन से ही समझिएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सोलवेंट। लेकिन हर बार आपको 1 किलोग्राम तो देगा नहीं, लेकिन हम उसको 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग आंसर निकालना होता है। कैसे? जैसे कि आपको मेरे को कोई कह दे 2 किलोग्राम सोलवेंट है और उसके अंदर मैंने शुगर 200 ग्राम मिला रखी है। कितनी मिला रखी है? मैं आपसे पूछूंगा, शुगर यहां पे क्या है? सोल्यूट, और सोलवेंट ये मिला रखा है। अब मैं आपको 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा भाई। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम शुगर मिलती है। कितनी मिलती है? अब मैंने प्रिपेयर कितना किया? मैंने तो 2 किलोग्राम बनाया था, 2 किलोग्राम में 200 ग्राम मिला दी। लेकिन मैं आंसर क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा भाई 100 ग्राम पर केजी। 100 ग्राम है, 100 ग्राम शुगर है 1 किलोग्राम में, इसके मोल्स बना देंगे। उसी तरीके से कह रहा है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या आएगा बेटा? मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। आप नीचे क्या लोगे? सोलवेंट का मास ले लोगे किलोग्राम के अंदर, और ऊपर क्या लोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? मोलैलिटी। क्या नाम दिया जाता है? मोलैलिटी। नाम डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सोलवेंट। तो पर किलोग्राम तो ये तब आएगा जब किलोग्राम नीचे आएगा। किलोग्राम नीचे मतलब मास ऑफ सोलवेंट, तो इन किलोग्राम नीचे ले लिया, ऊपर क्या ले लिया? मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब इसकी यूनिट बनाओ, मोल ऊपर रहा, नीचे किलोग्राम है, किलोग्राम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो क्या यूनिट बन गई? मोल पर किलोग्राम। क्या यूनिट बन गई बेटा? मोल पर किलोग्राम, जिसको हम मोलल भी लिख सकते हैं। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मोलल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप? मोलल भी लिख सकते हैं। अब मोलैलिटी को थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट किससे डिनोट करते हैं? आपको बता चुका हूं मैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट को NB से डिनोट किया जाता है। नीचे मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के मास को हम किससे डिनोट करते हैं? WA से। लेकिन ये WA किस में होना चाहिए बेटा? किलोग्राम में। तो मोलैलिटी का बोलो बेटा, ये फॉर्मूला आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? बताया तो था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो NB की वैल्यू और पुट कर दो, मोलैलिटी को और सिंपल बना दो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया? NB की जगह मैं क्या पुट करूंगा? WB डिवाइड में क्या आएगा? MB, और ये नीचे क्या आएगा? WA इन
केजी। बोलो बेटा मोलैलिटी को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे सबसे पहले ये था मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मैंने एनबी लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डब्ल्यूए से डिनोट करते हैं, हो गया। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। आगे एज इट इज है, तो आपके पास ये क्या बन गई बेटा? मोलैलिटी बन गई। क्या बन गई? मोलैलिटी आपके पास तैयार हो गई है। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो जाएगा। ये आपके पास था। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसका मतलब आना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास कहते कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैलिटी लिखा हुआ है 2 मोल पर केजी। क्या लिखा हुआ है? 2 मोल पर किलोग्राम। क्या लिखा हुआ है? 2 मोल पर किलोग्राम। कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है उसमें लिखा हुआ 2 मोल पर किलोग्राम, मतलब उसकी मोलैलिटी है 2 मोल पर किलोग्राम। ये मोलैलिटी है क्योंकि ये यूनिट किसकी होती है? मोलैलिटी की। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, 2 मोल पर किलोग्राम। और ये पर किलोग्राम क्या है? डेफिनेशन पे आओ, फॉर्मूले पे आओ। पर किलोग्राम का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट क्या पता चल रहा है? अगर आपके पास ऐसे मोलैलिटी दी हुई हो तो वहां से हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? 1 केजी है। कितना है? क्योंकि इसने खुद ने कहा है मोलैलिटी किसी की भी दी हुई हो, जैसे इसने लिखा 2 मोल पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 1 किलोग्राम है, क्योंकि आपने मोलैलिटी में क्या यूज किया है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी की भी मोलैलिटी दी हुई हो, इसका मतलब उसका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम है। और ये जो 2 मोल है ये किसके हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए बेटा आपके पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 हैं। कितने बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 हैं। बोलो कोई क्वेश्चन है? एक फिर से रखता हूं, आप खुद सोल्व करोगे। इसका मतलब मैंने निकाल दिया। अब आपके पास क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा एक आपके पास केसीएल का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? केसीएल का सॉल्यूशन है। और जो केसीएल का सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, जो केसीएल का सॉल्यूशन है उसके बारे में क्या दिया हुआ है? उस केसीएल के बारे में दिया हुआ है, केसीएल सॉल्यूशन के बारे में गिवन है। क्या गिवन है बेटा केसीएल सॉल्यूशन के बारे में? ये कह रहा है ये केसीएल सॉल्यूशन 4 मोलैलिटी का है। कितने मोलैलिटी का है? 4 मोलैलिटी। 4 मोलैलिटी मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4 मोल पर किलोग्राम। इसका मतलब निकाल दो बेटा क्या है? जल्दी करो, आपके पास 10 सेकंड है, फिर अदरवाइज मैं बताऊंगा आपको। हो गया बेटा? अब देखिएगा क्या मतलब इसका मतलब ये है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट पर किलोग्राम का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम। और 4 मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। कितने हैं बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कह रहे हैं कितने हैं? 4। देखो यहां पे भी यही मतलब निकाला था। यहां पे 2 मोल पर किलोग्राम था तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2। यहां पे 4 मोल पर किलोग्राम है तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो अब भी 1 किलोग्राम है, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 है। तो ऐसे कोई भी दिया हुआ हो, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई हो, तो बोलो बेटा आप सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब एक न्यूमेरिकल देखिए मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी का आप फॉर्मूला कर चुके हो, हटा दो इसको। अब देखते जाइएगा एक न्यूमेरिकल। मोलैलिटी का मैं पहले ही फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही था ना बेटा? अब एक क्वेश्चन सुनिए, ये कह रहा है 20% बाय मास NaOH सॉल्यूशन। 20% बाय मास NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी दी हुई है बेटा 1 ग्राम पर ml। क्या दी हुई है? 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट मोलैलिटी। तो आप मोलैलिटी कैलकुलेट कीजिएगा। 20% बाय मास NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना बेटा? मोलैलिटी कैलकुलेट करना। तो आप मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास क्वेश्चन ये है। सबसे पहले यहां पे आइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बनाने। ये कैसे बनाओगे? बाय मास मतलब मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज यहां पे दी हुई हो, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पे सीधा लिख लो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट मास जिसको हम WB से डिनोट करते हैं कितना है? 20। कितना है? 20 ग्राम। तो अब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है बेटा? यहाँ पे NaOH। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 40 होगा। कैसे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। बोलो बेटा इतना हो गया या नहीं हो गया? अब आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB बनाओ। कैसे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितने आ गए? 0.5। बोलो बेटा ये भी आ गया या नहीं आ गया? अब आप मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते थे बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते थे, सॉल्यूशन के मास में से किसका माइनस कर दूं? सॉल्यूट का। कितना रह गया? 80 ग्राम। कितना रह गया? 80 ग्राम। इसके डिवाइड में कितना कर दूं? 1000 करने के बाद क्या बन जाएगा? ये किलोग्राम। क्या बन जाएगा बेटा? किलोग्राम बन जाएगा। किलोग्राम बनने के बाद अब क्या करोगे? मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने आए हैं? 0.5 डिवाइड में ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट 80,000 कहां पे चला जाएगा बेटा? ऊपर। सोल्व कर लेना बेटा, लेकिन यूनिट जरूर लिखोगे। ये जो सोल्व करोगे उसके पीछे क्या यूनिट आएगी? मोल पर किलोग्राम। क्या आएगी? मोल पर किलोग्राम। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? ये थे मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, सॉरी मोलैलिटी पे न्यूमेरिकल। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की थर्ड टर्म मोलैलिटी हो जाएगा। आगे देखिएगा, मैं इन सब के ऊपर फिर से कह रहा हूं, जब आप आज हमारा ये टॉपिक यानी कि चैप्टर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये ऐसे कंप्लीट नहीं होगी बेटा, एक दो वीडियो न्यूमेरिकल्स की बनेंगी, और जब आपको वे न्यूमेरिकल आ जाएंगे ना उन वीडियो को देखने के बाद, तब आप ये मानना आपको ये यूनिट आ गई है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, आगे चलते हैं। एक फोर्थ टर्म हो रहा है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, हमारे सिलेबस में है एक फोर्थ टर्म हो रहा है। फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म हमारे पास है मोलैरिटी। क्या है बेटा? फोर्थ टर्म हमारे पास है मोलैरिटी। इस बार चेंज देखो बेटा क्या है, इसमें RITY है, मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी, RITY। अभी अभी जो आपने न्यूमेरिकल किया था ना मोलैरिटी पे, उसमें डेंसिटी दी हुई थी। पजल मत हो जाना बेटा, डेंसिटी का कहीं पे कोई यूज नहीं है, कहीं नहीं था ना, इसलिए उस पर पजल मत हो जाना। अब आगे बढ़ते जाइएगा, हमारे पास है मोलैरिटी। तो ये क्या कह रहा है मोलैरिटी के बारे में? सुनते जाइएगा एक एक वर्ड, मोलैरिटी में क्या कह रहा है। आपको पहले इसकी डेफिनेशन ये कह रहा है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, कितना है? 1 लीटर है। कितना बेटा? 1 लीटर। उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में बेटा डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। वहां पे मैंने लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यहां पे आप क्या लिख रहे हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पे आपको सॉल्यूशन लेना है और उसका भी वॉल्यूम लेना है, और वो कितना लेना है? 1 लीटर। और मोलैलिटी में आपने क्या लिया था? मोलैलिटी में हमने लिया था सॉल्वेंट लिया था, और सॉल्वेंट का भी मास लिया था। कितना लिया था? 1 किलोग्राम। यहां पे आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? मोलैरिटी नाम दिया जाता है। इसलिए मोलैरिटी का जो यूनिट है वो क्या बन गया? सॉरी, फॉर्मूला क्या बन गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो भी किस में लोगे बेटा? लीटर में। किस में लिया जाएगा? लीटर में लिया जाएगा। अब आप ये बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पता चल गया, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या बन गई? मोलैरिटी की यूनिट सुनिएगा, ऊपर मोल है, नीचे लीटर है। लीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो क्या यूनिट बन गई बेटा? मोल पर लीटर। क्या यूनिट बन गई? मोल पर लीटर। अगर आप मोल पर लीटर भूल जाते हो तो आप मोलर लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो? मोलर लिख सकते हैं। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? तो ये क्या करा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। और मोलैरिटी किसके इक्वल होती है बेटा? इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, या इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? मोलर नाम दिया जा सकता है। ये आपके पास था मोलैरिटी। क्या है बेटा? ये आपके पास मोलैरिटी है। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है? इसका पहले फॉर्मूला बनाता हूं, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, देखते जाइएगा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो आपके पास क्या है? आपने अभी अभी मोलैरिटी पढ़ी है, उससे पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मोलैलिटी पढ़ी है। ये बताओ ये दोनों किसकी टर्म्स है? ये टर्म्स है कंसंट्रेशन की टर्म्स है। किसकी टर्म है बेटा? कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की टर्म्स है। दीज आर द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। किसकी टर्म है? कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। अब आपसे क्वेश्चन सुनिएगा क्या बनता है। आपसे क्वेश्चन ये बनता है, मोलैरिटी में और मोलैलिटी में विच इज द बेस्ट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन? विच इज द बेस्ट टर्म
टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है मोलैलिटी या मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने की बेस्ट टर्म बताओ कौन सी है, विच इज द बेस्ट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। बेटा आपको ये क्वेश्चन डाल लेना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, मोलैलिटी और मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने की बेस्ट टर्म कौन सी है। तो बेटा आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दैट इज द बेस्ट टर्म। तो आप आंसर लिख लीजिएगा, मोलैलिटी इज द बेस्ट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। मोलैलिटी इज द बेस्ट टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। रीजन भी बताऊंगा क्यों है बेटा, रीजन भी बताऊंगा क्यों है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, मोलैलिटी इज द बेस्ट टर्म क्यों है। अब रीजन सुनिएगा, मोलैलिटी में आपने क्या यूज किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यूज किया, अभी अभी तो पढ़ा है, मोलैलिटी में आपने वॉल्यूम यूज किया है, लेकिन मोलैलिटी में क्या यूज किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया है। क्या यूज किया बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया है। यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया है बेटा। अब आप क्वेश्चन सुनिएगा मेरे से, अगर आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यूज करते हो तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वो क्या कर जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। आपने कहां पे पढ़ा था, आपने +1 की 5th यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी ये तो आपको पता बेटा, अभी तो आप +1 का ही कर रहे हैं, सॉरी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्यों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर के। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो हमारी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। इसलिए ऐसी कोई भी टर्म बेस्ट नहीं हो सकती जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए टेम्परेचर के साथ, इसलिए मोलैलिटी बेस्ट नहीं है। लेकिन मोलैलिटी बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है जो कि चेंज नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट का जो मास है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए मोलैलिटी इज द बेस्ट प्रॉपर्टी टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू मोलैलिटी। बोलो बेटा समझ आया है नहीं आया, अरे हो गया है नहीं हो गया। अब आप सुनिएगा इसका फॉर्मूला मोलैलिटी का, अब थोड़ा सा सिंबल फॉर्म में फॉर्मूला। सिंबल फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। आपने पढ़ा है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखते हैं, NB डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना बेटा, आपको लीटर में। किसका वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। बोलो बेटा हो गई या नहीं हो गई है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी आप लिख सकते हो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, WB/MB। इसकी जगह मैंने ये रख दिया और नीचे वॉल्यूम इन लीटर एज इट इज रखा, तो मोलैलिटी का ये भी फॉर्मूला बन गया। बोलो बेटा समझ आया है नहीं आया, अरे हो गया है नहीं हो गया। अब इसके ऊपर 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल देखिए। एक तो सिंपल वही है, मान लेते हैं मेरे से दे दे 2.5 मोलैलिटी का, 2.5 मोलैलिटी NaOH सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। इस 2.5 मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर। क्या लिख सकता हूं बेटा, मोल पर लीटर लिख सकता हूं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए 2.5 मोल्स पर लीटर, ये जो नीचे वाला लीटर है ये किसके लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जहां पे मोलैलिटी दी हुई हो तो आप सीधा लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा, 1 लीटर। और जो ये आगे दिया हुआ ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। और कितने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा, 2.5 है। और यहां पे सॉल्यूट कौन है, इसने खुद ने बताया NaOH। तो NaOH जो सॉल्यूट है उसके मोल्स 2.5 है, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 1 लीटर है। कहां से पता चला, इसमें लिखा हुआ है 2.5 मोलैलिटी का सॉल्यूशन है, मतलब 2.5 मोल पर लीटर। और मोलैलिटी दी हुई हो, मोलैलिटी की यूनिट मोल पर लीटर, इसका मतलब ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है और उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा, 2.5 है। कितने हैं, 2.5 है। बोलो बेटा ये समझ में आया नहीं आया, सिंपल सा। एक न्यूमेरिकल और देखिएगा, एक साथ सारे न्यूमेरिकल नहीं हो सकते बेटा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के बाद मैं आपको कंप्लीट चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन के आपको न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के 2-3 वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले बेटा मेरी सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप एक बार देखिए तो सही। तो अब एक बार इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक न्यूमेरिकल, तो एक और न्यूमेरिकल क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है हमारे पास
4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolved in 450 ml solution, 450 ml solution. कैलकुलेट मोलरिटी, कैलकुलेट मोलरिटी। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बेटा, कैलकुलेट मोलरिटी। दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो और सुनिए। 4 ग्राम NaOH dissolved in 450 ml solution, और क्या लिख देगा, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है बेटा, मोलरिटी की। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से देखो पूछ रखी है मोलरिटी, इसलिए कह रहा हूं बेटा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी का मैं यहां पे साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही है ना। पहले यहां पे सोल्यूट बताओ, ये रहा NaOH, इसका वेट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। इसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है बेटा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बना दो, वेट बाय मोलर मास 4/40, कितना आ गया 0.1 हो गया। वॉल्यूम ऑफ देखो, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 450 ml है। इसको किसमें चेंज कर लूं, लीटर में। कितने से डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये किसमें चेंज हो गया, लीटर में। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने आए हैं 0.1, डिवाइड में वॉल्यूम 450 और ऊपर कौन चला जाएगा 1000 यानी कि 4। ये आपके पास मोलरिटी आ गई। बोलो बेटा ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देखिएगा इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल लास्ट सिंपल, और आपके पास मोलरिटी के ऊपर ही न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके बाद फिर हम अलग से वीडियो में ही पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी डाउट रहता तो मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन सुनिए क्या है, ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कह रहा है 28% KOH सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, KOH सॉल्यूशन बाय मास हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलरिटी, क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी, मोलरिटी कैलकुलेट करनी। बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया है नहीं आ गया। ये है मोलरिटी का फॉर्मूला, लिख दो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर, लिख दिया, इतना हो गया। अब आप क्वेश्चन उतार लिया हो तो बढ़े आगे, एक बार समझ लो। समझने का क्या है, 20% बाय मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। कितना है बेटा, उसमें से सोल्यूट मास, सोल्यूट कौन है KOH, जिसको मास W से डिनोट करते हैं, कितना है, जितनी परसेंटेज है 20 ग्राम, 28 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB कहां पे आएगा, इसका निकाल लो, 39 + 16 + 1, कितना आ गया 56 ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB कैसे निकालोगे, वेट डिवाइड मोलर मास। बोलो बेटा इतना तो समझ में आ गया होगा, एक क्वांटिटी आ गई। मोलरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए थे, वो कैलकुलेट कर लिए। रह क्या गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा बेटा। तो वॉल्यूम कहां से बनाएंगे, डेंसिटी का यूज कर लेते हैं। डेंसिटी किसकी है, ये सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको निकालना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी। अब ये बताओ आप वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का, तो वेट भी किसका यूज करोगे, सॉल्यूशन का, ये रहा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट 100 डिवाइड में डेंसिटी भी किसकी रखोगे, सॉल्यूशन की, ये रही 2। कितना आ गया बेटा 50। ये किस में आएगा वॉल्यूम, ml में। क्यों आया, डेंसिटी के पीछे देखो, ग्राम पर ml, ग्राम का मतलब वेट तो है ग्राम में और वॉल्यूम किस में है, ml में। इस डेंसिटी इसलिए दी गई थी बेटा, तो डेंसिटी का यूज करके आपने क्या बना लिया, वॉल्यूम। किसका बनाइए, सॉल्यूशन का। इसको लीटर में चेंज कर लो, 50 डिवाइड में कितना कर दो 1000, ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अब आप मोलरिटी बना लो, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहे 0.5 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 50 और 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर। सोल्व कर लेना बेटा, आपकी मोलरिटी आ जाएगी। अरे एक बार समझना बेटा, फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। अभी अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है +1 क्लास में, आप अपने दोस्तों को भी कहिएगा, सजेशन दीजिएगा, MS पैथेरिया की वीडियो देखिएगा। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। आप एक बार मेरी वीडियो देखिए, कभी भूलोगे नहीं। ओके बेटा, थैंक यू।